क्या देश में बीजेपी की लहर चल रही है? ये सवाल उठ रहा है 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर। हम इस चुनाव को लेकर हुए सर्वेक्षणों को अगर देखा जाए तो बात निकलकर सामने आ रही है। हर सर्वे में बीजेपी आगे दिख रही है। भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जा रहा हूं। हवा का रुख बदल चुका है दोस्तों। ये ऐसी आंधी आई है, अब कांग्रेस का बचना मुश्किल है। क्या वास्तव में हवा का रुख बदल चुका है? विधानसभा चुनाव से पहले कराए गए सर्वेक्षणों से तो यही लग रहा है कि मोदी सही कह रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। चुनाव से पहले कराए गए CNN, IBN और द वीक के अक्टूबर के सर्वे में दिल्ली की 70 सीटों में से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 19 से 25 और बीजेपी को 22 से 28 सीटें मिलती दिख रही हैं। एबीपी न्यूज और नीलसन के सितंबर के सर्वे में कांग्रेस को 27, बीजेपी को 32 और आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के सितंबर में कराए गए सर्वे में कांग्रेस को 29, बीजेपी को 30 और आम आदमी पार्टी को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए CNN, IBN और द वीक के अक्टूबर के सर्वे में बीजेपी को 148 और 160 सीटें, कांग्रेस को सिर्फ 52 से 62 सीटें और अन्य को 13 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 130, कांग्रेस को सिर्फ 84 और अन्य को 16 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से CNN, IBN और द वीक के चुनाव से पहले कराए गए सर्वे में बीजेपी को 61 से 71 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को महज 16 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य को 1 से 5 सीटें दी गई हैं। टाइम्स नाउ और सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 47, कांग्रेस को 40 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। CNN, IBN और द वीक के सर्वे में राजस्थान की 200 सीटों में से बीजेपी को 115 से 125, कांग्रेस को 60 से 68 और अन्य को 12 से 20 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 118 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि कांग्रेस को 64 और अन्य को 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। यानी चुनाव से पहले कराए सर्वेक्षणों की माने तो बीजेपी की लहर तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लहर लोकसभा चुनाव तक चलेगी? हवा का रुख बदल चुका है दोस्तों। ये ऐसी आंधी आई है, अब कांग्रेस का बचना मुश्किल है। आंधी आई है एक ऐसी जिसके बाद कांग्रेस का बचना मुश्किल है, हवा का रुख बदल गया। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेहमान मौजूद हैं कि क्या देश में बीजेपी की लहर है। कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, सर्वेक्षण तो यही कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं देश में बीजेपी की लहर है? मेरा ख्याल यह है कि अगर बस चले तो फौरन ही इनको ओथ करा देना चाहिए। फिर मेरे ख्याल में सर्वे से काफी रिजल्ट सामने आ गए हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है फिर। नहीं, लेकिन सर्वे में आपसे आगे दिखाया जा रहा है बीजेपी को, इस पर आपका क्या कहना है? चली रही है, वो तो जब शपथ लेने का समय होगा, जिसको लेनी होगी वो लेगा शपथ। कह रहा हूं दिखाया जा रहा है, हकीकत नहीं है, हकीकत नहीं है। ठीक है, ये हकीकत नहीं है। सुधांशु मित्तल जी, दिखाया जा रहा है, आप खुद भी करें, दिखाया जा रहा है तो हम सर्वेक्षण ये बता रहे हैं। आप उसको किस तरह से देखना चाहें वो एक आपका नजरिया हो सकता है। सुधांशु मित्तल जी, जो सर्वेक्षण कह रहे हैं उसे मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि वो दिखाया जा रहा है, ये हकीकत नहीं है। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि कम से कम ये नहीं कहा गया है कि हम लोगों ने पैसे देके सर्वे करवा दिया। दिल्ली का सर्वे ठीक है। सर्वे कितने सत्य है कितने नहीं है वो तो बात की बात है जी। अच्छा, पहले ये बोल लें फिर मैं बोलता हूं। बोल लिया उन्होंने जी। ठीक है नेहा जी, आज जो सर्वे है ये इस बात का प्रतिबिंब है कि लोगों के अंदर भावना क्या है। आज कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त लोग जो हैं विकल्प की ओर खोज रहे हैं, और ऐसे में नरेंद्र मोदी के अंदर
उन्हें वो आशा की किरण दिखती है जो उन्हें सुनहरे भविष्य के लिए लेके जाएगी। आज जो है, चाहे भ्रष्टाचार का विषय हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे नौकरी का हो, अर्थव्यवस्था का हो, इन सारे विषय में उनका मूल्यांकन यह है कि सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है, उसने जनता के साथ त्राही त्राही मचा रखी है। ठीक है, और आपको लगता है कि इस वजह से जनता विकल्प देख रही है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जी, इसमें एक चीज देखिए, क्या होता है, नेतृत्व जो है वो बहुत एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको एक 360 डिग्री विश्वसनीयता दिखती है। उनको लगता है इनके में प्रशासनिक विश्वसनीयता है। वहां गुजरात का प्रशासन ईमानदार है, संवेदनशील है। ठीक है, तो अच्छा, उनको चारित्रिक विश्वसनीयता दिखती है, नरेंद्र मोदी ना परिवार है, ना कोई भ्रष्टाचार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लोग त्रस्त और एक हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी मौजूद है। ठीक है संजय जी, क्या दिल्ली में भी ऐसा ही दिख रहा है? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी उस तरह से आगे नहीं है, भले ही सब में आगे है लेकिन उस तरह से आगे नहीं है, वहां पर आपको भी बढ़त मिल रही है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिन राज्यों में लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं है, वहां पे या तो कांग्रेस है या बीजेपी है। तो कांग्रेस और बीजेपी में जहां तक वो लोग अपने मन से जो वहां का मतदाता वोट करता है, तो वो देखता है भाई ये भी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं। किसी पे 2G है, किसी पे कोयला घोटाला है, किसी पे CWG का घोटाला है, और राज्यों में कहीं रिलायंस के साथ मिलकर घोटाला है, कहीं आयरन ओर का घोटाला है। घोटाले कहीं ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, वहां भी भ्रष्टाचार में पीछे नहीं रही। भ्रष्टाचार के मामले में दोनों पार्टियां बराबर हैं। लेकिन जहां लोगों को एक विकल्प मिल रहा है दिल्ली के अंदर, वहां आप देख लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी से हट के मतदाता एक नई पार्टी को, आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहा है। आज एक स्वाभाविक विकल्प बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, मजबूरी का विकल्प है मतदाताओं के लिए। सुधांशु मित्तल जी, लहर के बारे में नहीं कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं क्योंकि विकल्प नहीं है इसलिए मजबूरी का विकल्प बीजेपी, और जहां विकल्प उनको दिख रहा है वहां आम आदमी पार्टी के साथ भी जा रहे हैं। तो फिर लहर कैसी हुई? ऐसा है, अभी तक सर्वे आपका यही दिखा रहा है कि हम ही आगे हैं, तो वो बोलते रहे वो। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, इन्हीं के पुराने साथी इन्हीं पे इनका भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। वो दिखा रहे कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने पैसा ले लिया, हिसाब नहीं दिया। आपको एक एक रुपए का हिसाब पड़ा है। आप ये गुमराह मत कीजिए देश को। अगर आप देश को गुमराह मत कीजिए कृपा करके। गलत बात है, और झूठे आरोप मत लगाइए। आप बीच में नहीं, आप गलत आरोप बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी आरोप लगाइए तथ्य के साथ लगाइए, तथ्य के साथ आरोप लगाइए। आप झूठे आरोप टीवी चैनल पे बैठ के मत लगाइए। सुनने की पेशेंस रखिए। एक भी रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप अगर साबित होता है किसी के ऊपर, मैं लगा रहा हूं, बोलने तो दीजिए। आप जबरदस्ती अपनी बात कर रहे हैं। अरे मैं साबित कर रहा हूं ना, सुनिए तो, आप सुनिए तो। आप बोल रहे हैं आपने कौन सा सिद्ध करा, लेकिन सुनिए, आपकी वेबसाइट पे एक भी जगह नहीं है जहां पे आपने अपने खाते का हिसाब दिया। आपने कहा यह पैसा तो आया, उस पैसे को खर्च कैसे करा उसका कोई हिसाब नहीं दिया। अन्ना हजारे की चिट्ठी देखिए, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी पैसे का दुरुपयोग और हिसाब ये दोनों गलत है, आप नहीं दे रहे हैं। अब आप बोलने देंगे? अच्छा, आप दूसरे में हम देश की बात कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं आप बोलने देंगे? चलिए आपने एक आरोप लगाया, उसका जवाब देने दीजिए। सुधांशु जी, आपको टीवी चैनल पे आप बोल रहे हैं, मैं आपको खुलेआम ये बात कह रहा हूं, अगर एक भी रुपए के हिसाब में गलती पाएगी, हमने अपने वेबसाइट पे लोगों के नाम दिए, किसने कितना चंदा दिया है, खर्च का हिसाब जो खर्चा होगा वो भी डालेंगे, डालते हैं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप आइए हमारे कार्यालय में, हम आपके घर आ जाते हैं। आप बताइए आपके घर कब आना है, आप बताइए, हम हिसाब लेके आते हैं। क्या हिसाब चाहिए? आप दे दीजिए ना। आप जनता के सामने। अरे आप इस तरीके की तथ्यहीन बातें कह रहे हैं। जिसका जितना पैसा मिला है, जिससे जितना पैसा मिला वो हमने डाला, जो खर्चा हुआ है उसका हिसाब हम देते हैं। आप जो भी अनावश्यक तरीके से कोई बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलिए सुधांशु जी, संजय जी, निराधार वेबसाइट पे जाइए। लेकिन चलिए ठीक है, आपने एक दूसरे को जवाब दे दिया। अब आगे बात करते हैं, आगे बात को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं, राज्यों की बात कर रहे हैं, सभी राज्यों की बात कर रहे हैं। अरविंद मोहन जी, जो सर्वेक्षण दिखा रहे हैं उसके आधार पर क्या आप कहेंगे, क्या बीजेपी की लहर है, बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है लहर?
देखिए 20-25 साल से देश की पॉलिटिक्स रीजनल इस पे गई है, हर राज्य की लड़ाई अलग अलग किस्म से हो रही है, लेकिन एक एफर्ट या तो मैं कहूँगा कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा या कुछ बाहर की एजेंसियों द्वारा या कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा लगातार ये चल रही है कि बाइपोलर चुनाव हो, दो पर्सनालिटी पे चुनाव हो, उपराष्ट्रपति प्रणाली जैसा चुनाव हो, और उसको ये सर्वे और कोई कंफर्म करे न करे, ये सर्वे बार बार कंफर्म कर रहे हैं कि ये एफर्ट हो रहा है। अगर बिहार के चुनाव को दिखाना है तो कांग्रेस प्लस लिखेंगे, जबकि आरजेडी वहाँ लड़ने वाली थी तो कांग्रेस 4 सीट जीते, 6 सीट जीते, कांग्रेस प्लस हो जाएगी बीजेपी। और अभी तो संयोग से 4 राज्यों का चुनाव हो रहा है, तो 4 राज्यों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है चारों जगह, ये जरूर ये लड़ाई है, लेकिन पूरे मुल्क की तस्वीर ये नहीं है, ये एक झूठ है बहुत बड़ा, और इस झूठ को वैसे ही प्रचार। इस पार्लियामेंट में भी, जिस पार्लियामेंट में पहली बार राष्ट्रीय पार्टियों की सीटें बढ़ी हैं, 3 सीटें बढ़ी, लेकिन 2% वोट रीजनल पार्टीज का बढ़ा है, इस बार भी 2% वोट नहीं। लेकिन इन राज्यों की अगर बात करें, यहाँ पर तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। नहीं, तो देश में आंधी चलने वाली बात कहाँ आ गई? इन 4 राज्यों में चुनाव हो जाए और जो जीतना है जीते, हारे वो अलग बात है, लेकिन देश में मोदी की आंधी या राहुल गांधी की आंधी कहाँ चल रही है? ये प्रचार कहाँ से? और ये प्रचार करने में सर्वे एजेंसियों का हाथ है। और मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी इस देश में सिक्योरिटी की एजेंसियां हैं और सर्वे एजेंसियां हैं, इन सब का रिश्ता विदेश से है, और पॉसिबली ये पॉइंट वहां से आता है। सुधांशु मित्तल जी, आप मुस्कुरा रहे हैं इस पर, कहाँ चल रही है देश में आंधी, ये कहना है अरविंद मोहन जी का, चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो या राहुल गांधी की हो। ऐसा एक शेर मुझे ध्यान आता है, जिक्र मेरा हुआ तो चिढ़ के कहा, किस दीवाने की बात करते हो। आज हमारा विषय है कि जो सर्वे के चित्रण आया है उसका क्या विश्लेषण है। देश का जब सर्वे आएगा उसका विश्लेषण तब करेंगे। आज जो सामने दिख रहा है इन सर्वों से, उससे तो ये दिख रहा है कि भाई चारों राज्यों में भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। अब उसके विषय में, अरे एक सेकेंड मैं खत्म कर लूं, फिर बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता। बोलिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस बार इस सुमेरा जी ये जो सर्वे दिखा रहे हैं वो तो ये चित्रण दिखा रहे हैं, और जो वो चित्रण दिखा रहे हैं वही सब महसूस भी कर रहे हैं, और उसका कारण भी है। ठीक है, जब लोग प्रशासन से और सरकार से त्रस्त हो जाएंगे तो विकल्प की ओर तराशते हैं, और जहां सुशासन होता है वहां वो उसके साथ जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सुशासन चल रहा है, इसलिए हमें मिल रहा है, और दिल्ली और राजस्थान में लोग त्रस्त हो चुके, इसलिए आप विकल्प हैं। चलिए, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल में नहीं चल रहा था सुशासन। मीम अफजल साहब के पास जाऊं, उससे पहले अरविंद मोहन जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया, वहां पर नहीं चल रहा था कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल में सुशासन नहीं था। जी सुधांशु मित्तल जी, क्या वहां सुशासन नहीं था? अगर जनता ने हमें हमारे खिलाफ वोट दिया तो इसका मतलब अभी जनता का फैसला आने के पहले ही आप सुशासन का सर्टिफिकेट जनता ने हमारे खिलाफ वोट दिया तो हम तो, अरे भाई हम तो ये कह रहे हैं कि सर्वे क्या करे, हमने कुछ नहीं कहा। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं सर्वे का जो विश्लेषण है उसमें क्या करना है। ठीक है, चलिए मीम अफजल साहब आपकी प्रतिक्रिया जो सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं उस पर, कि सुशासन है क्योंकि उनके बीजेपी के शासित राज्यों में इसलिए महाजनता उनके साथ जा रही है, यहाँ विकल्प तलाश रही है। बहुत देर के बाद आपने मुझे मौका दिया। जी आपने मुझे थोड़ी देर 2 मिनट चाहूंगा आपके। जी, आपको याद होगा 2004 में इंडिया वॉज शाइनिंग, और उसके बाद क्या अंधेरा ही अंधेरा हो गया। उस जमाने में हमारे एक पुराने साथी और इनके पार्टी के मेंबर जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं, उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया था। अब यह है कि पहले हिंदुस्तानी चलाता था और आरएसएस कैडर के आदमी थे, बड़े होशियार आदमी थे, आज वो हमारे दरमियान में नहीं है, उन्होंने चलाया था। इस बार जो है गैर मुल्की कंपनियां इनका पूरा कैंपेन चला रही हैं। तो अभी वक्त से पहले बीजेपी शाइनिंग नहीं हो रहा है, मोदी इज शाइनिंग, तो इंडिविजुअल पर जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि अभी अरविंद मोहन जी ने भी तवज्जो दिलाई, मैं भी तवज्जो दिला दूं कि सुधांशु मित्तल जी बहुत खुश ना हो अगर सी वोटर्स का सर्वे जो अभी दिखा चुके हैं, पहले इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया और एक और चैनल ने भी दिखाया जी, उसके अंदर हमको भी सीटें कम दिखा रहे हैं और इनको भी कम दिखा रहे हैं सीटें, और जो थर्ड फोर्स है 50% से ज्यादा वोट उसको दिखा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या राय है? और अगर ये बहुत अच्छे हैं सर्वे, जिस पर इतनी खुशी का इजहार सुधांशु जी के चेहरे से हो रहा है,
तो फिर दिल्ली के बारे में बता दें। दिल्ली में आप पार्टी को दिखा रहे हैं वो ज्यादा है। अब आप पार्टी कितनी गैर पार्टी होगी ये तो अब जब रिजल्ट आएगा जब पता लगेगा कि वो आप पार्टी है कि गैर पार्टी है वक्त आने पर। और दूसरी बात ये है कि लेकिन मीम अफजल साहब सिस्टम के अंदर ही आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, उम्मीदवारों के बारे में जानता हूं, सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो किस तरह से लोग उसके खिलाफ अगर जा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएं या बीजेपी के साथ जाएं, अगर आपके खिलाफ जा रहे हैं तो उस पर भी तो कोई जवाब होना चाहिए ना आपका। सुमेरा जी आप तो सर्वे की बात कर रही हैं, हमारे तो खिलाफ बहुत सारे चैनल जा रहे हैं, रोजाना सुबह से शाम तक मोदी के गीत गाते हैं और हमसे जो है हर बात पर बाइट लेते हैं कि अभी बाथरूम में गए हैं मोदी जी, आपकी बाइट क्या है, अभी जहाज से बाहर निकले हैं, इस पर आपकी बाइट क्या है। नहीं तो फिर अभी उन्होंने 2 जुमले बोले हैं, उस पर बाइट क्या है। नहीं तो फिर आप प्रतिक्रिया दे भी तो रहे ना। उसने ये तय कर लिया है कि मोदी को प्रोजेक्ट करना है। अफजल साहब फिर आप प्रतिक्रिया दे भी तो रहे, फिर आप प्रतिक्रिया दे भी तो रहे। मोदी जो कुछ कहते हैं उस पर आपकी तरफ से जवाब भी तो दिया जा रहा है ना, मोदी की क्रिया पर प्रतिक्रिया हो रही है। प्रॉब्लम क्या है कि प्रवक्ता से पूछते हैं, सुनिए मेरी बात जी, अगर कुछ लोग प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, प्रवक्ता अगर जवाब नहीं देता तो फिर किसी और के पास पहुंच जाते हैं, फिर उससे जवाब ले लेते हैं। लेकिन ये तय है कि किसी ना किसी से जो है कोई ना कोई ओपिनियन जरूर लेना है। ठीक है। और तो ये तो एक पूरा, हम तो कह रहे हैं आपके सर्वे भी हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ पूरे चैनल चल रहे हैं। जी, अरविंद मोहन जी, 2004 में अफजल साहब के जवाब को किस तरह देखते हैं? 2004 में भी ऐसे ही चले थे। ठीक है अरविंद मोहन जी, सर्वे दिखा रहे हैं बीजेपी को आगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे सब कुछ उनके खिलाफ है। तो दिल्ली के देखिए, मैं तो मानता था, अभी असल में सच पूछिए, मैं इनके कैंपेन के पूरे तरीकाकार को भी जानता हूं। जी 2 बरस पहले जब अन्ना का आंदोलन हुआ और जिस तरह से उसने सरकार और पार्टी सिस्टम को झकझोर के रख दिया, पूरे पार्लियामेंट और पार्टी सिस्टम को, तो मैं तो मानता था कि कांग्रेस के खिलाफ आंधी है, इस विधानसभा इस पार्लियामेंट के खिलाफ आंधी है और हर जगह जीतेगी। आज अगर फाइट में कांग्रेस आ गई है और आज बीजेपी और कांग्रेस की ही लड़ाई दिख रही है, तो भी मैं मानता हूं कि बीजेपी ने वो सारे अवसर गंवाए हैं, और वो इसलिए गंवाए हैं कि जिस भ्रष्टाचार और महंगाई और कुशासन पे कायदे से वोट होना चाहिए था, वो सवाल उठाने की हिम्मत उनको नहीं है। वो कभी 84 कोस उठाते हैं, कभी कहीं दंगा का सवाल उठाते हैं, कभी कोई और मसला लेके वो सामने आते हैं। जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और शासन, इस सवाल को बीजेपी सेंटर में नहीं रख पा रही है, क्योंकि उसके अपने अंदर दाग छुपा हुआ है, और वो भ्रष्टाचार का सवाल जैसे ही आता है तो फिर जो उसको जवाब देना होता है, वो जवाब देने की ताकत उसको नहीं है। ठीक है, सुधांशु मित्तल जी, प्रतिक्रिया इस पर आपकी। मैं अरविंद जी और अपने तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, भाजपा के लिए विकास मुद्दा है, सुशासन मुद्दा है, देश का भ्रष्टाचार मुद्दा है, देश की महंगाई मुद्दा है। बाकियों के लिए सांप्रदायिकता मुद्दा है, क्योंकि जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं उनको अरे एक मिनट बोल लूं ना जी। देखिए, ये गलत बात है, ये तहजीब नहीं है बातचीत करने की। बोले सुधांशु जी। जो लोग अपने को सांप्रदायिकता के खिलाफ कहते हैं, वो सिर्फ सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लेकिन विकास मुद्दा केंद्र में दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय जी, आप कह रहे हैं यही मुद्दा है बीजेपी के लिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। देखिए नरेंद्र जी, बिहार में सुशासन मुद्दा नहीं है। हम लोग बात करते हैं देश, और एक मिनट बोल लेने दीजिए सर, 1 सेकंड बोल लेने दीजिए। बोलिए। लोग जो है, लोग हमारे नेता क्या कहते हैं, वो देश की बात करते हैं। इनके नेता क्या कहते हैं, वो मां की बात करते हैं। लोग देश की सुनना चाहते हैं या मां की सुनना चाहते हैं? लोग परिवार की सुनना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेंगे, विकास की आंधी कैसे चलेगी? लोग जो है आज अपने मुद्दे देखना चाहते हैं। ये बात करते हैं 84 की, ये बात करेंगे 2002 की, ये बात करेंगे और इतिहास, अभी तो 48 की बात करने लगे। हम बात करते हैं 2014 की, हम बात करेंगे 2025 की। संजय जी से 84 की परिक्रमा तो आप शुरू करा रहे हैं। जहां तक सवाल है चुनाव में मुद्दों की, तो मुद्दों की चर्चा वास्तव में बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस भी नहीं कर रही, खाली भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं। कहीं जाते हैं तो मंदिर का सवाल खड़ा करते हैं, वो कहते हैं साहब ISI के लोग संपर्क कर रहे हैं। सिर्फ भावनात्मक मुद्दे उठा के
भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कैसे चर्चा करेगी बीजेपी? जन लोकपाल पे इन्होंने सरकार का साथ दिया, आरटीआई पे इन्होंने सरकार का साथ दिया, जब दागी सांसदों को चुनाव लड़ने से सजा याफ्ता सांसदों को रोकने की बात आई तो करना चाहता हूं आप पार्टी से। तो भ्रष्टाचार का मामला हो, आरटीआई में आने का मामला हो, जन लोकपाल का मामला हो, हमेशा इन्होंने सरकार का साथ दिया, तो ये कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकते हैं? तो इनके पास एक ही हथियार है कि देश में भावनात्मक मुद्दे उभार कर जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उसको उठा के राजनीति के केंद्र में लाओ और उस पर लोगों को बरगला के उनका मत लो। मीम अफजल साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं संजय आपसे। जी मीम अफजल साहब। संजय जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपकी बात से मैं बड़ा एग्री करता हूं कि भावनात्मक मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, लेकिन आप पार्टी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में आप वोट मांग रहे हो, कभी आपने मुजफ्फरनगर पे जो इतना बड़ा दंगा हुआ इसके ऊपर आपने कोई टिप्पणी की, कभी कोई प्रतिक्रिया दी? आपके साथ दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन माइनॉरिटी का है जो आपके साथ नहीं है, और नहीं है। अन्ना हजारे की रैली जो है वो आरएसएस के लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। मीम अफजल साहब, बाकायदा उसकी भर्सना की आप इस मुद्दे में तो बोल ही नहीं सकते हो, इसलिए कि आप बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अभी वोट लेने के लिए आप बड़ी तरक्की की बात कर रहे हो, करप्शन की बात कर रहे हो, लेकिन आप सुन लीजिए जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर बाकायदा हमारा प्रेस स्टेटमेंट गया था, उसकी हमने भर्सना की थी, मतलब जो कुछ भी प्रशासन ने वहां किया उसकी आलोचना की थी, उस पर बाकायदा बयान गया था। आपके बड़े नेता तो कभी कुछ नहीं बोलते, खाली प्रेस स्टेटमेंट देते थे जो छपता नहीं। समाजवादी पार्टी को दिखाया। सुधांशु मित्तल जी, लेकिन दिल्ली में क्या मोदी की, क्या बीजेपी की लहर नहीं है? क्योंकि यहां आपको टक्कर देने के लिए आपके बिल्कुल साथ साथ चल रहे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। ऐसा है सुमेरा जी, मेरा ये मानना है कि हम आगे हैं और यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस समय चुनाव आखिर में आता है तो जो आगे होता है वो और आगे निकल जाएगा, ठीक है, जो पीछे है वो पीछे और रह जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आम आदमी का रुख, एक मिनट, आम आदमी का रुख नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ये बताएं। एक सेकेंड, इनका रुख नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ये और बतला दें जरा। किसका रुख? आम आदमी पार्टी का? ये आम आदमी पार्टी का, हाँ बिल्कुल सुनना चाहता हूं। आज तक उसके बारे में कुछ कहने से बचे हैं। जो आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ता है। सुमेरा ये कह रहे हैं जो आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ता है। हम 14% थे, फिर 26% हुए, अब हम 28% हुए। एक महीने और रह गए, आप देखिएगा सारी पार्टियां अपने आप पीछे हो जाएंगी। हम 14% जाएंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी चलेगी या नहीं? चिंता मत कीजिए, कांग्रेस बीजेपी के विकल्प के रूप में जनता यहाँ आम आदमी पार्टी के साथ है, आप चिंता न करें। चलिए ये देखना होगा कि दिल्ली में क्या होता है, क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी सबसे आगे निकल जाती है और वो विकल्प के तौर पर सामने आती है, और ये सर्वेक्षण जो कह रहे हैं क्या वो वाकई हकीकत है कि बीजेपी की लहर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।